हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिस्टर पीटर लिंच, जो कि अमेरिकन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करेंगे। मिस्टर पीटर लिंच फाइडेलिटी इन्वेस्टमेंट इनकॉर्पोरेशन में 1977 से 1990 के बीच में फंड मैनेजर थे और उन्होंने मैजेलन फंड को मैनेज किया। ड्यूरिंग 13 ईयर्स जो उनका एनुअलाइज रिटर्न था वो 29.2% था, जो कि S&P 500 स्टॉक मार्केट इंडेक्स से डबल गेन उन्होंने विद इन 13 ईयर्स प्राप्त किया। और विद इन 13 ईयर्स जो है उन्होंने म्यूचुअल फंड की जो कॉर्पस को 28 गुना बढ़ा दिया। तो हम दोस्तों इस वीडियो में उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बात करेंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि किसी भी स्टॉक्स को कब बेचा या खरीदा जाता है मिस्टर पीटर लिंच के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे और अपने इन्वेस्टिंग करियर में इन प्रिंसिपल्स को आप अपनाते रहें। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम मिस्टर पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। उनका जो सबसे फेमस कोट है वो कहते हैं, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों, आप जिस कंपनी, जिस स्टॉक के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका बिजनेस अच्छी तरह समझते हैं, आपको उन्हीं में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मिस्टर पीटर लिंच एक स्टोरी इन्वेस्टर हैं, अर्थात प्रत्येक स्टॉक सिलेक्शन कंपनी का जब कोई भी इन्वेस्टर करता है तो उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से ही आधारित होना चाहिए। उनका कहना है कि हर स्टॉक्स के पीछे कंपनी होती है। अगर कंपनी का जो ग्रोथ है 10% रेट से बढ़ेगा तो वो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस भी जो है लॉन्ग टर्म में 10% से ही बढ़ना चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी की स्टोरी से ही ली जानी चाहिए और वांछित परिणाम लाने के लिए कंपनी क्या कर रही है या कंपनी में ऐसा क्या होने वाला है, हर इन्वेस्टर को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उनका कहना है कि आप एक कंपनी से जितने अच्छे फैमिलियर होंगे, आप उसके बिजनेस और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को जितना बेहतर समझेंगे, एक अच्छी स्टोरी खोजने की आपके चांसेस उतने ही बेहतर होते हैं और वो स्टोरी वास्तव में सच भी निकलती है। इस कारण से लिंच उन कंपनियों में निवेश के प्रबल समर्थक हैं जिसे इन्वेस्टर जानता है, जिससे फैमिलियर है और जिसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को वो आसानी से समझ सकता है। इसलिए उनका कहना है कि मैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बजाय में पेंटिज होस में, फाइबर ऑप्टिक्स के बजाय मॉडल चेन में निवेश करना पसंद करूंगा, जिसका बिजनेस मैं आसानी से समझ ले रहा हूँ। लिंच किसी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को सीमित करने में विश्वास नहीं रखते। वो स्मॉल कैप, लार्ज कैप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वो स्मॉल मॉडरेटली फास्ट ग्रोइंग कंपनी जो हैं उनमें इन्वेस्टिंग के पक्षधर हैं, जिसे हम एक रीजनेबल प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। ऐसी कंपनीज के वो पक्षधर हैं। तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में मिस्टर पीटर लिंच के सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि वो स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं। मिस्टर पीटर लिंच का स्टॉक सिलेक्शन अप्रोच जो है बॉटम अप अप्रोच है। उनका कहना है कि प्रोस्पेक्टिव स्टॉक्स को इन्वेस्टर को एक एक करके चुनना चाहिए और उसके बाद में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। ऐसा कोई सूत्र या स्क्रीन नहीं है जो संभावित गुड स्टोरीज की सूची तैयार करे। इसके बजाय उनका सुझाव है कि इन्वेस्टर को अपने स्वयं के एक्सपीरियंस के आधार पर संभावनाओं के लिए सतर्क रहना चाहिए। उनका उदाहरण है कि वो कोई भी इन्वेस्टर अपने बिजनेस या ट्रेड के भीतर या उस कंपनी के प्रोडक्ट जो यूज करता है उन्हीं से लिंक कंपनीज को ही चूज करना चाहिए। सेकंड, उनका स्टेप होता है कि फेवराइजेशन का। उनका कहना है कि आप फ्यूचर के संबंध में किसी कंपनी से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन तभी बना सकते हैं जब आप कंपनी को अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि लिंच को विश्वास नहीं है कि एक इन्वेस्टर वास्तविक ग्रोथ रेट की प्रेडिक्शन कर सकता है और उन्हें एनालिस्ट के अर्निंग एस्टिमेट पर भी संदेह है। इसके बजाय में वो सजेस्ट करते हैं कि आप कंपनी की प्लान्स की जांच करें कि कंपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए उसका क्या इंटेंट है और उस इंटेंशन को पूरा कर भी रही है कि नहीं। लिंच बताते हैं कि किसी भी कंपनी की अर्निंग बढ़ाने के 5 तरीके हो सकते हैं कि कंपनी कॉस्ट कटिंग कर सकती है, प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती है, नए मार्केट में विस्तार कर सकती है, पुराने मार्केट में अधिक सेल कर सकती है या खोने वाले ऑपरेशन को पुनर्जीवित कर सकती है या बंद कर सकती है। इससे कंपनी की अर्निंग बढ़ सकती है।
तो हर इन्वेस्टर को अर्निंग ग्रोथ की कंपनी के प्लान और प्लान को पूरी तरह समझना ही स्टोरी है। हर इन्वेस्टर को कंपनी और बिजनेस में जितने अधिक फेमिलियर होंगे और कंपनी के प्लान और एबिलिटी और उसकी पूरा करने के उसके प्लान को जितनी अच्छी तरह से समझेंगे, तो भविष्य में उस कंपनी में नुकसान होने के उनकी चांसेस जो है उतने ही कम हो जाते हैं। मिस्टर पीटर लिंच के अनुसार एक कंपनी को कैटेगराइज करने से आपको स्टोरी लाइन विकसित करने में मदद मिलती है और आप उस कंपनी से एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पहले किसी कंपनी के साइज़ के आधार पर कैटेगराइज करने के सुझाव देते हैं। बड़ी कंपनियों की छोटी कंपनियों की तरह तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद नहीं होती है। इसी तरह वो कंपनी की स्टोरी के आधार पर भी कैटेगराइज करने के सुझाव देते हैं। स्टोरी के आधार पर वो कंपनियों को 6 टाइप की कंपनियों में कैटेगराइज करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है वो स्लो ग्रोवर्स कंपनीज़ की हैं। ऐसी कंपनी जो लार्ज और एजिंग कंपनीज हैं और जिनकी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की तुलना में थोड़ी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद रहती हैं, वो इस लिस्ट में रखते हैं। लेकिन ये कंपनियां जो हैं रेगुलर डिविडेंड का भुगतान करती हैं और ये कंपनियां जो हैं उनके पसंद की नहीं है। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं तो कोल इंडिया जैसे PSU जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो स्लो ग्रोवर वाली लिस्ट में दोस्तों आएंगी। नेक्स्ट उनकी जो कैटेगरी है वो स्टालवर्ट या दिग्गज कंपनियों की है। वो कहते हैं कि लार्ज कंपनियां जो अभी भी बढ़ने में सक्षम है और जिनकी एनुअल अर्निंग ग्रोथ रेट 10 से 12% है। अगर भारत के संदर्भ में देखते हैं तो TCS, नेस्ले, एशियन पेंट जैसी कंपनियां जो हैं इसमें शामिल हो सकती हैं। अगर आप गुड प्राइस पे इन कंपनीज़ को ख़रीदते हैं तो लिंच का कहना है कि एक अच्छे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आप इन कंपनी से रख सकते हैं, लेकिन हमें इनॉर्मस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन इन कंपनियों से भी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इन कंपनियों से अगर हमें 2 साल में 50% का रिटर्न या उससे कम मिल जाता है तो हमें इन कंपनीज को सेल कर देना चाहिए और यही प्रोसेस हमें जो दूसरी स्टालवर्ट कंपनीज हैं उनमें अपनाना चाहिए जिनका प्राइस एप्रिशिएट नहीं हुआ है। ये जो कंपनीज हैं स्टालवर्ट, ये रिसेशन के दौरान डाउन साइड प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। तो हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में स्टालवर्ट जो कंपनीज हैं इनको ज़रूर रखना चाहिए और इसमें रोटेशन का सुझाव भी वो देते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो फास्ट ग्रोवर्स कंपनीज़ की हैं। ऐसे स्मॉल एग्रेसिव न्यू फर्म्स जिनकी एनुअल अर्निंग ग्रोथ 20 से 25% की है, वो फास्ट ग्रोवर्स की लिस्ट में आते हैं। फास्ट ग्रोवर इंडस्ट्री में कंपनी नहीं होना चाहिए। वास्तव में लिंच उन्हीं कंपनीज को पसंद करते हैं जो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में नहीं हैं। लिंच के फेवरेट में फास्ट ग्रोवर कंपनीज हैं। उनका कहना है कि इन्वेस्टर का जो बिगेस्ट पोर्टफोलियो गेन होता है इन कंपनीज से ही होता है, लेकिन उनका कहना है कि ये कंसिडरेबल रिस्क भी अपने साथ लाती हैं। इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रह के बहुत इन्वेस्टिगेट करके ही फास्ट ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत के रिस्पेक्ट में हैप्पीएस्ट माइंड, IEX, CDCL ऐसी यानी कंपनियां हैं जो इस लिस्ट में आप रख सकते हैं दोस्तों। अगली जो कैटेगरी है सिक्लिकल्स की है। वो कंपनियां जिनका सेल प्रॉफिट इकोनॉमिक साइकिल के आधार पर कुछ प्रेडिक्टेबल पैटर्न में बढ़ते या गिरते रहते हैं, वो सिक्लिकल कंपनीज कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर ऑटो इंडस्ट्री, एयरलाइंस, स्टील इंडस्ट्रीज़ और या जितने मेटल शेयर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। लिंच ने चेतावनी दी है कि इन फर्मों को इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर जो हैं वो स्टालवर्ट कैटेगरी में डाल देते हैं, लेकिन हार्ड टाइम के दौरान में जो सिक्लिकल शेयर्स की कीमतें जो हैं बहुत ड्रास्टिक रूप से गिरावट आ जाती है। इस प्रकार इन फर्मों में इन्वेस्ट करते समय इन्वेस्टर को टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। लिंच का कहना है कि इन्वेस्टर को अर्ली साइन ये पता लगाना चाहिए कि इन सिक्लिकल कंपनीज़ के बिजनेस में डाउनवर्ड ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ है, तो हमें इन कंपनीज में एग्जिट ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों टर्न एंड राउंड कंपनीज़ की। वो कंपनियां जिनका शेयर प्राइस बेटर डाउन या डिप्रेस्ड है और जिसमें एक टर्न अराउंड कंडीशन आती है, तो इन कंपनीज़ के स्टॉक प्राइस में बहुत ही फास्ट एप्रिसिएशन होता है। जैसे अवंती फीड में उनके शेयर प्राइस में जैसे एक बार आया था, तो आप इस टर्न अराउंड कैटेगरी में उसको रख सकते हो। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो एसेट अपॉर्चुनिटीज़ की है। उनका कहना है कि जिन कंपनियों के पास में एसेट्स हैं जिन्हें शेयर मार्केट के एनालिस्ट और अन्य लोग ने अनदेखा करके रखा है, वो इस कैटेगरी में आती हैं। उनका कहना है कि मेटल, ऑयल, न्यूज़पेपर, टीवी स्टेशन और पेटेंट ड्रग जैसे इस तरह से एसेट्स किसी कंपनी के पास हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इन हिडन एसेट को खोजने के लिए कंपनी के रियल वर्किंग नॉलेज की आवश्यकता इन्वेस्टर को होती है, तभी आप इस तरह के एसेट्स को आप खोज पाएंगे। इस कैटेगरी में लोकल एज और ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस का उपयोग करके कोई भी इन्वेस्टर बहुत पैसा
कमा सकता है या सेफ पैसा जो है कमा सकता है इन कंपनीज से। दोस्तों आगे हम वीडियो में मिस्टर पीटर लिंच के सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मिस्टर पीटर लिंच के अप्रोच के लिए एनालिसिस जो है सेंट्रल है। उनका कहना है कि कोई भी इन्वेस्टर जो कंपनी को एग्जामिन कर रहा है उसे कंपनी के कम्पिटिटिव एडवांटेज को, फर्म के बिजनेस और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिससे कंपनी में फ्यूचर में जो आने वाले पिटफॉल हैं, जो पोटेंशियल नुकसान हैं, जो कि फेवरेबल स्टोरी होने से रोक सकते हैं उस कंपनी में, उसको आसानी से समझ लेता है और भारी नुकसान से बच जाता है। इसके अलावा एक इन्वेस्टर गेन तब भी नहीं कमा सकता या जब स्टोरी का अंत सही होता है लेकिन वो स्टॉक्स को बहुत हाई प्राइस पे ख़रीद रहा है। तो उनका कहना है कि आप रीजनेबल वैल्यू ही किसी भी स्टॉक को परचेज करने में देना चाहिए, कि अगर किसी भी स्टॉक को आप रीजनेबल वैल्यू पर ख़रीदे हैं तभी उससे अच्छा गेन मिल सकता है। मिस्टर पीटर लिंच का कहना है कि कुछ जो की नंबर्स हैं हर इन्वेस्टर को उस कंपनी के बारे में ज़रूर से जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो पहला की नंबर है वो ईयर बाय ईयर अर्निंग। किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए अर्निंग हिस्ट्री रिकॉर्ड की जांच जरूर करना चाहिए। स्टॉक की कीमतें अर्निंग के से बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकती है। उनका कहना है कि अगर कोई कंपनी की जो अर्निंग है 10% से बढ़ रही है तो उसका शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में उसी रेट से बढ़ता है। तो हमें अर्निंग ग्रोथ का पैटर्न कंपनी की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को प्रकट करता है। आइडियल रूप से किसी भी कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ रही है तो ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड की नंबर है अर्निंग ग्रोथ। अर्निंग ग्रोथ किसी भी कंपनी के स्टोरी के साथ फिट होनी चाहिए। कोई कंपनी अगर स्लो ग्रोवर है और कोई कंपनी फास्ट ग्रोवर है तो फास्ट ग्रोवर की अर्निंग ग्रोथ रेट ज़्यादा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ अर्निंग ग्रोथ रेट किसी कंपनी का सस्टेन नहीं कर सकता है, लेकिन हाई ग्रोथ रेट अगर किसी कंपनी में आ रहा है तो उसका प्राइस भी उसी रेट से बढ़ सकता है। तो हमें उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक कंपनी और इंडस्ट्री की जो हाई ग्रोथ रेट है वो इन्वेस्टर्स को और उसी तरह उसके कंपटीटर्स को अट्रैक्ट करता है। तो नए इन्वेस्टर आएंगे तो उसका शेयर प्राइस में अप्रिसिएशन अच्छा होता है। उसी तरह नए कंपटीटर आते हैं तो उसके बिजनेस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो इन्वेस्टर को उसका अर्निंग ग्रोथ रेट को कंटिन्यूस ट्रैक रखना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म में अगर कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ प्राइस अर्निंग रेशियो। किसी कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशियो जो है उस कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है, लेकिन कभी कभी बाज़ार किसी भी कंपनी को हायर पी दे सकता है। किसी कंपनी की जो प्राइस है उसके प्रेजेंट रिपोर्ट की गई अर्निंग से करके प्राइस अर्निंग रेशियो से ही आप उस कंपनी के बारे में एक एंगल बना सकते हैं, एक दृष्टिकोण रख सकते हैं। उनका कहना है कि हाई अर्निंग ग्रोथ वाली जो कंपनियां हैं उन्हें पुअर प्रॉस्पेक्ट वाली कंपनियों की तुलना में हायर पी पर ही सेल करना चाहिए। नेक्स्ट की नंबर है प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेटेड टू हिस्टोरिक एवरेज। उनका कहना है कि किसी भी कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो उसका जो हिस्ट्री आपको देखनी चाहिए स्टॉक सेलेक्ट करते समय, और उसकी प्रेजेंट पी जो है अगर उसके हिस्टोरिक पी से नीचे है तो वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उस टाइम में है। अगर किसी कंपनी की जो पी है उसकी हिस्टोरिक एवरेज पी से बहुत अधिक है तो वो समय आपको इंडिकेट करता है कि आपको सम प्रॉफिट उस कंपनी से बुक करनी चाहिए और अन्य कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो की पैरामीटर है प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेटेड टू इंडस्ट्री एवरेज। उनका कहना है कि किसी कंपनी का पी रेशियो जो है उस इंडस्ट्री के पी रेशियो से कंपेयर करना चाहिए। किसी कंपनी का पी अगर उसके इंडस्ट्री एवरेज की पी से ज़्यादा है या अगर कम है तो उससे उस एंगल से हमें देखना चाहिए कि ये इंडस्ट्री से पुअर परफॉर्म कर रही है या सिर्फ निगलेक्टेड है। अगर केवल पुअर परफॉर्म कर रही है तब हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी निगलेक्टेड है तो हमें उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर कंपनी का पी जो है उसके इंडस्ट्री पी से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है तो हमें उन कंपनीज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नेक्स्ट की पैरामीटर जो स्टॉक सिलेक्शन में यूज करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो रिलेटेड टू इट्स अर्निंग ग्रोथ रेट। उनका कहना है कि बेटर प्रॉस्पेक्ट वाली कंपनियों को हाई पी रेशियो के साथ में सेल करना चाहिए, लेकिन पी रेशियो और ग्रोथ रेट का जो रेशियो है वो कंपनी के बार्गेन या ओवर वैल्यूएशन को प्रकट कर सकता है। उनका कहना है कि अगर ये रेशियो 0.5 है तो ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपनी का दिखाता है। इसी तरह आपका पी और ग्रोथ रेट में
जो रेशियो है अगर 2 के ऊपर है तो कंपनी को ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के लिए लिंच जो है P डिवाइड बाई अर्निंग ग्रोथ रेट प्लस डिविडेंड यील्ड, ये मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करते हैं और इसमें वो बताते हैं कि अगर ये रेशियो 1 के ऊपर है तो वो ख़राब माना जाएगा, उसी तरह अगर ये रेशियो 0.5 के नीचे है तो वो बेटर माना जाएगा और उन कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। उनका कहना है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है किसी कंपनी का लो ही होना चाहिए या किसी कंपनी के बैलेंस शीट में कितना डेट है ये दिखाता है। किसी कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट होती है तो उसके एक्सपेंशन में और उसके ट्रबल टाइम में एक मैन्यूवरिंग रूम प्रदान करता है। वो कंपनी लोन लेके वो काम कर सकती है और वो संभवतः बैंक डेट से बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं कि कोई कंपनी अगर बैंक डेट ली हुई है तो उस कंपनीज में बहुत ही कॉशियस रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर को। नेक्स्ट की पैरामीटर है नेट कैश पर शेयर। किसी भी कंपनी का नेट कैश पर शेयर जो है वो कैश इक्विवेलेंट को जोड़कर लॉन्ग टर्म डेट घटा देना चाहिए और इस परिणाम को आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या से डिवाइड करके निकाला जाता है। किसी कंपनी में नेट कैश पर शेयर अगर ज़्यादा अच्छा है तो उस कंपनी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। नेक्स्ट की पैरामीटर जो हमें ध्यान देना चाहिए वो है डिविडेंड एंड पेइंग रेशियो। उनका कहना है कि डिविडेंड आमतौर पर लार्ज कंपनी द्वारा पेड किया जाता है, लेकिन लिंच जो है स्मॉलर हाई फास्ट ग्रोवर कंपनीज में पसंद करते हैं इन्वेस्ट करना। लेकिन उनका सजेशन है कि वो इन्वेस्टर जो डिविडेंड पेइंग फर्म्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उन्हें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो रिसेशन के टाइम में डिविडेंड पे करें। उनकी 20 से 30 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए जो रेगुलर डिविडेंड इंक्रीज कर रही हैं। हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट की पैरामीटर है इन्वेंट्री। किसी कंपनी की इन्वेंट्री लगातार बढ़ रही है। यह पैरामीटर सिक्लिकल कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। लिंच कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर या खुदरा विक्रेताओं में अगर इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है तो यह उस कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है, हमें उन कंपनीज में सेल कर देना चाहिए। इसी तरह जब उसकी अप टर्न साइकिल स्टार्ट होती है सिक्लिकल कंपनीज में तो सबसे पहले उनकी इन्वेंट्री ही ख़त्म होती है, तो ये कंपनी का अप टर्न साइकिल दिखाती है। तो इन्वेंट्री सिक्लिकल कंपनीज का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसे हर इन्वेस्टर को अगर वो सिक्लिकल कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे ध्यान देके देखना चाहिए। तो मिस्टर पीटर लिंच किसी भी कंपनी में कुछ फेवरेबल कंडीशन बताते हैं कि आप किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। कहते हैं कि किसी कंपनी का नाम बोरिंग है और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज एक बोरिंग सेक्टर में है तो हमें वो कंपनी जो है एक बार्गेन प्राइस पे मिल जाती है, या कंपनी एक स्पिन ऑफ है, या कोई कंपनी फास्ट ग्रोअर कंपनी है जो कि नो ग्रोथ इंडस्ट्री में है, कंपनी मार्केट सेगमेंट को नेतृत्व करती है और एक निश फर्म है, कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करती है जिसे लोग अच्छे और बुरे समय दोनों में पसंद करते हैं, ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं और लेकिन खुद ही टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट नहीं बनाती, और इंस्टीट्यूशन द्वारा रखे गए शेयरों का कम प्रतिशत होना जिससे आगे चल के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसके शेयर प्राइस में अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है, और वो कंपनियां जो एनालिस्ट कम कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि इनसाइडर लोग शेयर खरीद रहे हैं या कंपनी शेयर बाई बैक कर रही है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी कंपनी के सिलेक्शन करने में हमें मदद करते हैं। लिंच ने किसी कंपनी के कुछ अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट है कि हॉट स्टॉक इन हॉट इंडस्ट्री। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम लेते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई या एपीआई बनाने वाली कंपनीज हो गई या आईटी इंडस्ट्री में जो कंपनीज हो गई। इसी तरह उनका कहना है कि बिग प्लान वाली कंपनियां जो अभी नई हैं और जो प्रूवन नहीं हैं। नेक्स्ट है कि जो डाइवर्सिफाइंग एक्विजिशन करने वाली कंपनियां इन कंपनीज़ को मिस्टर पीटर लिंच डिवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम अगर हम देखते हैं रिलायंस हो गया, ऐसी कंपनियां जिनमें एक कस्टमर उनकी बिक्री का 25 से 50% हिस्सा लेता है। उनका कहना है कि अगर कस्टमर्स कंसंट्रेशन है तो भी हमें उन कंपनीज में कॉशियस रहना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली हम देखेंगे पोर्टफोलियो बिल्डिंग और उसकी मॉनिटरिंग पीटर लिंच कैसे कहते हैं। उनका कहना है कि डाइवर्सिफाइंग करने के लिए ही डाइवर्सिफाई ना करें। इसका सिंपल मतलब है कि आप डाइवर्सिफाई करने के लिए ऐसे 20, 30, 40 शेयर ना खरीदें। आप जिन कंपनीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं
जितने को अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें। और अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो अलग अलग श्रेणियों की जो कंपनी जिसे हमें ऊपर डिस्कस किया है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर उनका कहना है कि हमें कुछ महीनों में अपनी होल्डिंग को रिव्यू करना चाहिए और उसकी स्टोरी को रीचेक करते रहना चाहिए कि जो स्टोरी हमने माइंड फ्रेम करके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो क्या अभी भी सेम है, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, या कंपनी जो स्टोरी उसने बताई थी वो कर रही है कि नहीं। ये चीज़ें हमें ध्यान देते रहना है। किसी कंपनी के प्राइस में जो गिरावट है अगर उसकी स्टोरी इंटैक्ट है तो ये एक बार्गेनिंग प्राइस दिखाता है और हमें उस कंपनीज में और इन्वेस्ट करना चाहिए। रोटेशन पर विचार करें। एक स्टालवर्ट कंपनी में जो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उसका ओवर वैल्यूएशन आता है तो हमें उन कंपनीज में सेल करके नेक्स्ट स्टालवर्ट कंपनीज में जिसका प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुआ उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इस तरह से रोटेशन बना के रखना चाहिए। शेयर बाज़ार के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बना के रखना चाहिए और रिलेटिव फंडामेंटल वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। तभी जो है हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके उसकी अच्छी से मॉनिटरिंग करते रहना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।